नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और फर्जी दस्तावेज के साथ तिब्बत का एक नागरिक गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, द्वारिका में रहने वाले तिब्बती नागरिक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ नोएडा ऑफिस में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। चंद्रा ठाकुर नाम है इस शख्स का, जिसने भारतीय पासपोर्ट बनवाया था चंद्रा ठाकुर के नाम से। 2013 में दार्जिलिंग में बनवाया था फर्जी पासपोर्ट। आरोपी से 2 फर्जी पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंबोडियाई सिम कार्ड बरामद किया गया है। साइबर फ्रॉड के लिए अपने विदेशी साथियों को भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराता था। नेपाल, श्रीलंका में बैठे चाइनीज ठगों को भारतीय नागरिकों और फॉर्म के बारे में जानकारी देता था। उन्हें बैंक खातों की जानकारी बेचा करता था। इधर ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इंजन गार्ड कोच के बाहर अब कैमरे लगाए जाएंगे। एक ट्रेन में 8 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने पर 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। कैमरों के जरिए ट्रैक और ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। इधर कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश के मामले में सभी एजेंसियां अपने अपने तरीके से जांच में जुटी हैं। कानपुर में घटना स्थल के आसपास प्रयोग में लिए गए 700 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स को ट्रेस किया गया है और इसके बाद स्क्रीनिंग कर 300 नंबर निकाल लिए गए, जिनकी बारीकी से अब स्क्रीनिंग की जा रही है। इन सभी नंबरों की डिटेल निकाली गई है। सूत्रों की माने तो इन नंबर्स में से कई संदिग्ध नंबर हैं, जिन्हें लेकर पुलिस और गहनता से पूछताछ कर रही है। आसपास के गांव में रहने वाले संदिग्ध लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की जांच कई एजेंसीज कर रही हैं और इन सब के बीच अगर बात की जाए एटीएस की और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, तो दोनों लोगों ने मिलकर जहां एक और मोबाइल टावर्स को खंगाला है, उनके जो नंबर्स हैं उनको खंगाला है। और जिस दिन घटना हुई उस दिन घटना को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक के जो भी टावर्स की कनेक्टिविटी मोबाइल नंबर्स आए हैं, जो सूत्र बताते हैं 700 से ज़्यादा नंबर्स कनेक्टिविटी में आए। उसके बाद 300 नंबर्स को स्क्रीन किया। फिर जो बास के आसपास के गाँव के 35 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स हैं जिनको सर्विलांस की में अपने बुक्स में चढ़ाया, यानी डाटास कलेक्ट करे जा रहे हैं। और पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि जिस जगह घटना हुई है उसके मोबाइल टावर्स के आसपास लोगों की मूवमेंट्स, उनके मोबाइल के कितने लोगों से किसकी बातें, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर पुलिस अब मंथन कर रही है। और जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शिवराजपुर, कानपुर। कानपुर के शिवराजपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश भले ही नाकाम रही, लेकिन इस घटनाक्रम से कई सवाल खड़े हो गए। केस में 2 संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर बने टोल प्लाजा पर 2 संदिग्ध वीडियो में दिखे हैं, जो बार बार घटनास्थल के आसपास नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इन 2 लोगों की तलाश में जुटी है। एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने के मामले में जांच एजेंसीज लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। अगर बात की जाए टीम की, तो जांच एजेंसियां जहां एक और गांव में डेरा डाले हैं, तो वहीं घटनास्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बने टोल में सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखे हैं। ये 2 संदिग्ध युवकों की अब कुंडली खंगालने में जांच एजेंसीज लगी, क्योंकि उनका उस टोल प्लाजा के पास आना, फिर उसके बाद मूवमेंट करना, फिर वापस वहाँ आना, कहीं ना कहीं पुलिस का शक को और मजबूत कर रहा है। और ऐसे में पुलिस अब इन दोनों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने आसपास के कई लोगों से पूछताछ की है और इनकी स्क्रीनशॉट्स और इनके पिक्चर्स भी निकाली हैं। अब जब एजेंसीज इन तक पहुंचेगी तब जाके पता चलेगा कि क्या इनका वाकई उससे कोई कनेक्शन है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शिवराजपुर, कानपुर। और कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने जीआरपी, आरपीएफ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रैक के आसपास निगरानी को और ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे ट्रैक स्टेशन के आसपास अवैध निर्माण भी हटाने के आदेश दिए गए।
तो हाल ही में कानपुर और अजमेर में रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के बाद भारतीय रेलवे अलर्ट है। अब रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड ने इन घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया। एक तरफ जहां आरपीएफ के जवान रेलवे ट्रैक की निगरानी कर रहे हैं और ट्रैक पर रूट मार्च कर रहे हैं, तो वहीं रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस का काम देखने वाले गैंगमैन और लोको पायलट को भी सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया गया है। Actually, all these issues, Railway Board has issued strict circulars. ये तो पैसेंजर का सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, तो इसमें जीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आदेश हमको मिला है। तो पूरा इंडियन रेलवे में ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई किया है, कुछ हर डिवीज़न में सेंसिटिव इलाकास आइडेंटिफाइड है। वो जो सेंसिटिव इलाकास में हम आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ लगातार ट्रैक सर्च हो रहे हैं। इसके अलावा अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आरपीएफ का एसएबी यूनिट्स है और क्राइम प्रिवेंशन यूनिट्स है, उसको भी अलर्ट करके रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पहुंचे और गणपति पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने भगवान गणेश की आरती उतारी। आज गणपति पूजा का छठा दिन है और इस मौके पर संध्या आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री गणपति पूजा में शिरकत करने पहुंचे थे और गणपति की आरती उतारते दिखे प्रधानमंत्री। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का यह सरकारी आवास है, जहां पर गणपति विराजमान है। आज पूजा के छठे दिन प्रधानमंत्री पहुंचे और यहां पर पूजा में शिरकत की उन्होंने। आरती उतारते भी प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठियों के बीच गणपति उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है, जब गणपति को सभी अपने घर पर बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के मकान खरीदने के मामले में एक और मोड़ आया है। मुस्लिम मकान मालिक ने घर को एक हिंदू को बेच दिया। राव नदीम नाम का ये शख्स है, जिन्होंने बैंक की नीलामी में इस मकान को खरीदा था, लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया था। स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि इस मकान में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि मकान का मालिक इस मकान को दरगाह बना देना चाहता है, मस्जिद बना देना चाहता है। विवादों को देखते हुए अब मुस्लिम मकान मालिक ने इस मकान को एक हिंदू को बेच दिया है। थोड़े से टाइम पहले बैंक से एक मकान नीलाम हो रहा था भरतिया कॉलोनी में, मुजफ्फरनगर में। मैंने वो परचेज किया था। उस पर लगभग 80 लाख का लोन था जो मैंने वहाँ पे जमा किया था। ये मकान मैंने बैंक से ले लिया था और वहाँ के मोहल्ले वासियों में या कुछ लोगों को इस चीज़ का एतराज़ हुआ। आपने सेल कर दिया मकान? हाँ, वो मकान मैंने परसों सेल कर दिया है। सेल कर दिया? कि हिंदू को दिया कि? हाँ, जिस समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं उसी समाज के हैं वो व्यक्ति जिनको मैंने सेल किया है। इधर आगरा में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर नाबालिग ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। जांच के लिए 3 स्तर पर टीम बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। दरअसल 11 साल की एक बच्ची को टाइफाइड के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर जूनियर डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उस बच्ची को अपने केबिन में बुलाया और छेड़खानी की। बच्ची केबिन से रोते हुए निकली और अपने परिजनों को सारी बात बताई उसने, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को मौके पर बुलाया। सामने आई है बाल रोग विभाग की, जिसमें पेरेंट्स द्वारा एक जो वहाँ फीमेल पेशेंट एडमिट थी, उसके साथ एक इनअप्रोप्रिएट टच या जो एक बात कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके संदर्भ में एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई रात्रि में। उस संदर्भ में उस जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को पुलिस द्वारा रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और संस्थान द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जो हमारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, डॉक्टरल बोर्ड, इंटरनल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी को
मैटर रेफर करते हुए उसकी तत्काल जांच करने के लिए आदेशित किया गया है। द प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में 11वीं क्लास की एक छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित छात्रा और उसके क्लास में पढ़ने वाले छात्र के बीच कहासुनी हो गई थी। छात्रा पर बाहर से आए 6 युवकों ने जानलेवा हमला किया। हमले में छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसका सिर फट गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। घायल छात्रा ने 4 युवकों को पहचान लिया है जो इस स्कूल के निष्कासित छात्र हैं। छात्रा ने सीएम योगी से भी कार्रवाई की मांग की। नहीं सर, इसके पहले कोई विवाद नहीं हुआ था। मेरा एक लड़के से विवाद हुआ था, उसके बाद उसने धमकी दी मुझे जान से मार देने की। उसके बाद मैं साइकिल से आज सुबह 7 बजे के करीब में स्कूल आ रही थी, तब कुछ लड़के, कम से कम 6 लड़के महिंद्रा काली कलर की थार से वो आए और उन्होंने मेरे ऊपर वार किया लोहे के रॉड से। उसके बाद उन्होंने चेन से मेरा गला दबाने की कोशिश की और थार में उन्होंने भरने की कोशिश की वो, और मतलब इतना हुआ था मेरे साथ। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर एनकाउंटर में एक बदमाश जख्मी हुआ। बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद कर ली गई है। नगर कोतवाली इलाके का मामला है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच भिड़ंत हुई है। इस एनकाउंटर में एक बदमाश पकड़ा गया है। जी, आपको जैसे यहाँ पे शाहबुद्दीनपुर चौक पे हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स नंद किशोर और मोहित कुमार चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान इन्हें एक जो बाइक सवार था वो आ रहा था, उस पे इन्हें शक हुआ तो इन्होंने उसे रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका तो इन्होंने उसका पीछा किया। जब देख रहे हैं पीछा करते करते वो यहाँ पहुँचा और यहाँ आते आते उसकी जो है बाइक जो है स्लिप हो गई और वो फिर भागने लगा और उससे पहले उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करी। तो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके ऊपर जो है जवाबी फायरिंग करी, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। घर के नौकरों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। धीरे धीरे घर में रखे गहने चुराए थे। चोरी की भनक लगते ही नौकर फरार हो गया। आरोपी नौकर पंकज गुप्ता, उसकी पत्नी अनीता और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के गहने बरामद कर लिए गए हैं। एक चोर शैलेंद्र अब भी फरार है। लखनऊ ईस्ट की गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। दिनांक 8 सितंबर 2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्र के विनीत खंड में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस हैं राजा बाबू सिंह साहब, इनके घर पे चोरी हुई थी। इस पर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी थाना गोमती नगर में, जिसमें 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए एसीपी गोमती नगर साहब के निर्देशन में 2 टीमों का गठन हुआ था थाने स्तर पर, और इन टीमों ने लगातार वहां पे फुटेजेस वगैरह कलेक्ट करी और डाटा वगैरह निकाला, जो भी था संदिग्धों से पूछताछ वगैरह करी। इस क्रम में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर पीट कर एक युवक की हत्या हो गई। लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या हुई है। मोहल्ले के रहने वाले परिवार ने हमला किया। मृतक पर लड़की को भगाने का आरोप था। हमला करने वाले परिवार ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अगली खबर हापुड़ से, कोर्ट से तारीख कर लौट रहे एक लड़के पर चाकू से हमला हुआ। घात लगाए बैठे 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमले में लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे मेरठ रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले 4 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। बागपत में हुई सिलेंडर लूट का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कब्जे से 95 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पिकअप और तमंचा भी बरामद किया। अभी बाकी के 3 साथियों की तलाश चल रही है। पकड़ा गया आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप लूट ली थी। अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खेखड़ा ने एक लूट की घटना का 24 घंटे में अनावरण करते हुए लूटे गए कुल 85 सिलेंडर जो है बरामद किए हैं और घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी जो बोलेरो पिकअप है उसे बरामद किए हैं। इसमें एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है सतीश पुत्र विजय, जिसकी उम्र करीब 34 वर्ष है। और घटना में अन्य जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
इधर इटावा में एक लड़के ने स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान और 54,000 का चालान काट दिया। एसएसपी ने स्टंटबाजों को सख्त हिदायत दी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। मुजफ्फरनगर में रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पटवारी को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। किसान ने तहसील के पटवारी पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इधर अमरोहा के हिल्टन स्कूल में बिरयानी विवाद में स्कूल प्रिंसिपल को क्लीन चिट मिल गई है। DIOS स्तर से 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई थी। तीनों बच्चों की 37,000 फीस बकाया थी। जिला प्रशासन की जांच में यह भी पाया गया कि वायरल वीडियो को एडिट किया गया था। जांच में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला। बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरी गई थी। स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप था कि प्रिंसिपल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और बिरयानी लाने की वजह से छात्रों को स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन जांच के दौरान ये आरोप गलत पाए गए। जब हमारी टीम ने ये देखा तो उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि बच्चे को बंद किया गया, तो उसकी वीडियो क्लिप ली गई है। वीडियो क्लिप में उनको बच्चे को बंद किया नहीं गया है। वो एक कंप्यूटर रूम में है और बच्चे और सीख रहे हैं, वहां टीचर्स बैठे हुए हैं। और बच्चे को मारने की बात है, पीटने की, तो वो भी नहीं प्रमाणित हुआ। बच्चे का नाम काटने की जहां तक बात उन्होंने कही है, वो भी नहीं हुआ। बच्चे का नाम लिखा हुआ है। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधानित है। तत्क्रम में उनके प्रिंसिपल ने नाम नहीं काटा था या विद्यालय ने। एक चीज निकल के आई कि अप्रैल 24 से उनके पेरेंट्स ने बच्चों की फीस नहीं जमा की थी। 31,770 रुपए उनके ऊपर बकाया हुआ था। इधर गोरखपुर में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। मुंबई पुलिस के 2 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हीरे की अंगूठी, महंगी घड़ियां और कैश बरामद किया गया। बदमाशों पर हत्या के बाद लूट का आरोप है। मुंबई के व्यापारी के ड्राइवर ने हत्या की साजिश रची थी। बीते 25 अगस्त को हत्या और लूट के बाद ये फरार हो गए थे। आरोपियों को एम्स थाना इलाके के भैरोपुर से गिरफ्तार किया गया। खबर गाजीपुर से, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। सैदपुर के यश हॉस्पिटल का ये मामला है। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने वाराणसी रेफर कर दिया और रास्ते में ही मां और बच्चे की मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। हंगामा देखकर हॉस्पिटल संचालक और स्टाफ फरार हो गए। सूचना पर सीएमओ, एसडीएम और सीओ पहुंचे। सीएमओ ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश दिए हैं। मामला ये है कि सैदपुर में एक पेशेंट डिलीवरी के लिए एडमिट हुआ था, जिसमें संज्ञान में आया कि उसका चूया लगा करके उसके बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस में एडमिट होने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अभी उसके खिलाफ FIR की गई है। हॉस्पिटल को बंद कराया जा रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन था, वो भी कैंसिल किया जा रहा है। खबर भदोही से, जहां एक बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया। घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला नवादा कला गांव का है। बेटा सादा कागज पर पिता के हस्ताक्षर चाहता था। पिता को शक हुआ तो विवाद की शुरुआत हो गई और बेटे ने हमला कर दिया, जिसमें पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। मिर्जापुर में कैश डिलीवरी वैन के गार्ड की हत्या कर लूट के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में फरार आरोपी राजीव कुमार उर्फ मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 1,93,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वारदात में कैश डिलीवरी वैन के 2 गार्ड भी जख्मी हो गए थे। बिहार के आलोक कुमार गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बिहार के रहने वाले राजीव साहनी और एसटीएफ ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया है कि आलोक कुमार, आनंद मोहन, अमन कुमार के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे वो आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अंबानी, ये 4 लोग थे जो जमदहा
ज़िला वैशाली के रहने वाले हैं और ये बड़े ही जघन्य अपराधों को पूर्व में भी कारित कर चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर हेट स्पीच के मामले में यति राम स्वरूपानंद गिरी के खिलाफ दून की डालनवाला कोतवाली में केस दर्ज हुआ। यति राम स्वरूपानंद ने मीडिया की बातचीत के दौरान धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। यति राम स्वरूपानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासना से ताल्लुक रखते हैं और देहरादून में मंगलवार को धर्म विशेष को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी रहती है, थाने की भी मॉनिटरिंग टीम रहती है और उसके द्वारा पाया गया जांच के दौरान कि जो इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहीं जाति धर्म और इसके अगेंस्ट में बोला गया और ये जो बोला गया वो हेट स्पीच के दायरे में आता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के प्रकरण में पुलिस तत्काल अगर उसके नॉलेज में आता संज्ञान में तो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराए। तो जांच उपरांत इसमें सब इंस्पेक्टर देवेंद्र गुप्ता द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं 196/353 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सुल्तानपुर ज्वेलरी लूट कांड में रायबरेली कनेक्शन की पुष्टि हुई है। एसओजी सुल्तानपुर की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी विपिन सिंह की निशानदेही पर उस घर की तलाशी ली जहां पर लूट की योजना बनाई गई थी और लूट के बाद यहीं पर माल का बंटवारा भी हुआ था। सुल्तानपुर एसओजी ने यहां मिल एरिया थाना इलाके के ITI स्थित बालापुर में 404 नंबर के उस मकान की तलाशी ली जिसे बदमाशों ने कुछ हफ्ते पहले ही किराए पर लिया था। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने आज सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया, जिसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस सेमिकॉन इंडिया में 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस इंडस्ट्री से जुड़े कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकार जिस तरह से इसे बढ़ावा दे रही है और देश में इसकी डिमांड बढ़ी है, जल्द ही भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी इंडिया में इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़ रही है एंड वी आर बिकमिंग, हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में। तो SMC सर जो कंपनी हमारी है ये एक जापानीज कंपनी है एंड हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि न्यूमैटिक बेस्ड ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जो भी सेमीकॉन और सेमीकंडक्टर को बनाने में मशीन्स लगती हैं उसमें हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं। अभी अगर मैं सेमीकॉन की बात करूँ तो उसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक ड्राई प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस होता है, फिर उसमें टेम्परेचर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट आती है एंड फिर साथ साथ में उसमें गैस की रिक्वायरमेंट आती है, गैस प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और स्टैटिक चार्ज को लेके भी हमें उसमें काफ़ी सारे उसमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। गैजेट सब लोग हम यूज़ करते हैं, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज, इन एनी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन भी, उनमें सब चीज़ों में ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स है। वो डिवाइसेस अभी हम कोई इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं चंडीगढ़ में, BL बेंगलुरु में, वो केवल डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए करते हैं। वाला समय जो हम देख पा रहे हैं विदिन 1 और 2 ईयर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण से और प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को जो है रिलायबल बनाना है इंडिया को सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो दे आर पंपिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी टू इंक्रीज। ये मशीन ऐसी है कि ये है ना, अपना जब चिप्स बन जाता है उसके बाद ये इन चिप्स को है ना इंस्पेक्ट किया जाता है, मतलब कि ये ठीक कैसे होता है ये प्रोसेस जरा बताने की आपको। सो ये दिस इज बेसिकली एक लीनियर मोटर स्टेज है जहां ये मशीन है ना, इसके ऊपर आपका वेफर आता है जिसके ऊपर सारे इंस्पेक्शन होती है। तो अगर ऊपर एक विजन सिस्टम यानी एक कैमरा या कुछ लेजर इंस्पेक्शन हो तो उस पे बेसिस पे ये चेक करता है कि वो ईच एंड एवरी चिप जो बनी है वो ठीक बनी है कि नहीं।